नमस्कार। कार्यक्रम रणनीति में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, चिल्ले कलां की सर्दी पर आरक्षण की तपिश हावी होती नजर आ रही है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा साहिब जरूल मेहंदी चीफ मिनिस्टर के घर के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट किस लिए करेंगे? आरक्षण को लेकर के। उनका ये आरोप है कि सरकार ने जब चुनाव लड़ा था, पार्टी ने जब चुनाव लड़ा था, तो ये वादा किया था कि आरक्षण को लेकर के रिविजिट किया जाएगा, लेकिन रिविजिट नहीं किया जा रहा है। हालांकि आपको ये बताते चले कि रिसेंटली सरकार ने कैबिनेट सब कमेटी गठित की है। कैबिनेट सब कमेटी अपनी रिपोर्ट, अपनी रिकमेंडेशन सरकार को सौंपेगी, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। लेकिन ये आपस में यानी पार्टी के सांसद अपनी ही सरकार के चीफ मिनिस्टर के आवास के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, ये अपने आप में बड़ी यानी खबर है। बड़ी खबर इसलिए भी है कि क्या रणनीति लेकर के पार्टी काम कर रही है, इस पर चर्चा जरूरी है। मोटा मोटा आपको बता दूं, इस वक्त आरक्षण किस किस को मिल रहा है। अगर एससी की बात करें, 8% आरक्षण एससी को मिल रहा है। एसटी को, पहाड़ी ट्राइब्स और दूसरों को मिला करके 10% 20% आरक्षण उनको मिल रहा है। ओबीसी को 8% आरक्षण मिल रहा है और एलएसी और आईबी पर रहने वाले लोगों को 4%, आरबीए को 10%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10%, एक्स सर्विसमैन को 6% और दूसरे जो डिसेबिलिटी दिव्यांग हैं उनको 4% आरक्षण मिल रहा है। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात कर रहा हूं। ऐतराज ना जाने किस पर है ये वक्त बताएगा, लेकिन आगा साहिब राउला कुछ ही समयों बाद, कुछ ही क्षणों बाद पीएम के आवास के बाद, सीएम के आवास के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे और अपना विरोध दर्ज कराएंगे। जैसे ही सरकार का गठन हुआ था, उसी वक्त आगा साहिब राउला मेहंदी ने कहा था कि रिविजिट करने की जरूरत है। जो हमारी आरक्षण नीति है उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। तो ये बहुत बड़ी खबर है। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ी खबर है। आगा साहिब राउला मेहंदी अपने ही सरकार के मुख्यमंत्री यानी उमर अब्दुल्ला के आवास के बाहर प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और प्रोटेस्ट का कारण है कि एक मर्तबा फिर रिविजिट किया जाए। रिविजिट किसको किया जाए? जो आरक्षण पॉलिसी है इस पर रिविजिट किया जाए। तो ये आगा साहिब राउला उन्होंने सवाल दिया कि मैं लोगों की भावनाओं को समझता हूं, सरकार के किए वादों को पूरा करेगी, आरक्षण नीति की समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा के लिए उप समिति गठित है। समिति सभी पक्षों को लेकर के काम करेगी। शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है। यानी नहीं, उन्होंने आगा साहिब राउला मेहंदी के इस प्रोटेस्ट को भी जस्टिफाई किया है और कहा है कि ये लोकतांत्रिक अधिकार है। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना ये लोकतांत्रिक अधिकार है। हालांकि एनसी सांसद आगा साहिब राउला मेहंदी का ऐलान है कि अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। सीएम आवास के सामने धरने का ऐलान है। सांसद ने एक्स पर पोस्ट कर ऐलान किया है सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर धरना ओपन मेरिट को लेकर समय दिया था। कहीं ना कहीं ये मान के चला जाए कि अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध होगा और विरोध आरक्षण को लेकर के होगा। जी, बड़ी बात यह है कि अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध होगा। आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि एक सांसद जिन्होंने उमर अब्दुल्ला की जीत में एक अहम भूमिका निभाई थी, वो अपनी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जगदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हाई कोर्ट से एमआर कुरैशी, पीडीपी के बड़े नेता और पहाड़ी ट्राइब्स के बड़े चेहरे एमआर कुरैशी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निसार गट्टू नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी स्वागत है। मैं शुरुआत करूंगा एमआर कुरैशी से। कुरैशी साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आई एम ऑडिबल? मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आदाब। कुरैशी साहब, ये कौन सी स्ट्रेटेजी है, ये कौन सी राजनीति है कि एक सांसद अपनी ही सरकार के खिलाफ चीफ मिनिस्टर आवास के बाहर प्रोटेस्ट करने जा रहा है? आगा साहिब राउला मेहंदी, क्या ये कोई रणनीति है सोची समझी? देखिए जी विनोद साहब, आप मुझसे ये आप बातचीत करने के लिए मदद किया है। बड़ा ही सेंसिटिव इशू है ये रेशनलाइजेशन का, जो रिजर्वेशन के बारे में। अगर इसको देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के
ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हमेशा से रही है। इसी तरह से हम समझते हैं कि जिस मैनिफेस्टो के तहत सरकार ने ये बनने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली के इलेक्शन लड़े थे, उस मैनिफेस्टो को अमली जामा पहनाने में नाकाम रहने की एक बड़ी वजूहत यही है कि वो अपनी इंटेंशन को डाइवर्ट करना चाहते हैं। और ये लगता है कि ये नूरा कुश्ती हो रही है। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक मेंबर पार्लियामेंट उसी जमात के मैंडेट से लड़े और आज उसके खिलाफ सरकार के और चीफ मिनिस्टर के रेजिस्टेंस पर धरने के लिए तैयार हो जाएगी। ये लगता है कि एक नूरा कुश्ती है, और जो जितने भी मैनिफेस्टोज के ऐलानात थे या इतने बड़े बड़े दावे थे वो तो दे नहीं सके। ना तो गैस के जो 12 सिलेंडर देने थे वो दिए, ना तो जॉब के लिए कोई पॉलिसी बनी, ना तो जमीन के लिए कोई पॉलिसी बनी, ना ही जो पावर्स हमसे डिग्रेड हो गई थी उनको वापस लाने की बात हुई, ना ही स्टेट को वापस लाने की बात हुई। तो ये लगता है मुझे कि आप रिजर्वेशन को री रेशनलाइजेशन के गार्ब के अंडर ओपन मेरिट कैटेगरी की संपत्ति को लेने के लिए आपको पहले ये पॉजिटिव एक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत जो दिया गया है उसको पढ़ना चाहिए। ये किसी भी सूरत में मैं चैलेंज करके कहता हूं और आपके इस चैनल के जरिए से कहता हूं कि 50% से अबव कोई रिजर्वेशन नहीं है। ये जो रिजर्वेशन है जो यहाँ दी गई है वो 50% से के अंदर है, और जो 10% रिजर्वेशन है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की, वो ओपन मेरिट की रिजर्वेशन है, वो है ओवर एंड अबव 50% ऑल ओवर इंडिया। जो भी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में फाल करेगा या रिजर्व कैटेगरी में आएगा वो ओपन मेरिट से ही आ सकता है, या वो कैंडिडेट जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है, ना आरबीए की, ना एएलसी की, ना एससी की, ना एसटी की, किसी भी सर्टिफिकेट, या ओबीसी की, वो आ सकता है। ये जो आपने रिजर्वेशन को गिना है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजर्वेशन है, जो एक्स सर्विसमैन और जो हैंडीकैप के लिए है वो वर्टिकल है। वो 100% के 100 वैकेंसी में जिसका जितना मेरिट है, अगर कोई हैंडीकैप्ड है वो ओपन मेरिट का, तो ओपन मेरिट में अगर वो फॉल कर लेगा उसका मेरिट आ जाएगा तो वो ओपन मेरिट में आएगा, और अगर वो फॉल करता है किसी रिजर्व कैटेगरी में तो वो उसी में हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, उसी में आ जाएगा वर्टिकल। ये कहाँ का हो सकता है कि आप रिजर्वेशन को इस तरह से मिसलेड करें? ये किसी भी सूरत में कुरैशी साहब आप बने रहिएगा। मैं निसार गट्टू है, एडवोकेट है, स्पोक्स पर्सन है एमसी के। क्या ये खेल हो रहा है? उन्होंने कहा नूरा कुश्ती, एक वर्ड इस्तेमाल किया है, ये नूरा कुश्ती हो रही है। जो वादे आपने किए थे सिलेंडर देने के, 200 यूनिट बिजली, वो आप पर उस पर काम नहीं कर रहे हैं। 1 लाख रोजगार एक स्टॉक पे, क्यों निसार साहब? जी नूरा कुश्ती क्यों? सबसे पहले तो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक, जैसे कुरैशी साहब ने बोला कि बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, और खुद ही अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट भी किया कि 50% से अबो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 50% से अबो रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसको यहीं से बढ़ाता हूं कि आखिरकार ये कानून जब बनता है, तो जब कानून बना तो उसमें ऑलरेडी रिजर्वेशन दी गई है। अगर 1951 की आप पीए नामदार की जजमेंट देखेंगे सुप्रीम कोर्ट की, तो उसमें बोला गया है कि आप कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन कर सकते हैं। जहां लिंग्विस्टिक बेस की बात आती है वहां पे आप कहीं ना कहीं इसको चूक लेते हो। तो ये जब ये ST2 की जम्मू कश्मीर में बात हुई तो ये लिंग्विस्टिक बेस पे बात हुई। आज तो उमर साहब ने जो डिमांड आज जिस पे बात ये हो रही है कि आगा सईद राहुला साहब आज इस एजिटेशन को लीड कर रहे हैं, देखो इससे एक बात तो बड़ी वाज़ह होती है कि पार्टी में विद इन पार्टी डेमोक्रेसी जो आपको दिखती होगी यहाँ पे, कि एक सिटिंग MP अपने लोगों को लीड कर रहा है, अपने लोगों की आवाज के साथ है, जिन लोगों ने वोट किया, जिन लोगों ने हमें बनाया यहाँ पे, उनके साथ खड़े हैं। आल्दो की सब कमेटी ऑलरेडी इस चीज पे काम कर रही है, और उमर साहब का जो बयान है कि ये सब जुडिस मैटर है हाई कोर्ट में, और रिसेंटली जस्टिस रजनीश ओसवाल एंड जनाब जस्टिस यूसुफ वानी साहब ने इस चीज को गवर्नमेंट को तीन हफ्ते का टाइम दिया है रिप्लाई सबमिट करने में। लेट द आउटपुट कम। बाकी ये जो पॉलिटिकल गिमिक्स बताई गई हैं, ये पॉलिटिसाइज करने के लिए पॉलिटिकल गिमिक्स, अगर आप देखा जाए तो मुझे लगता है PDP के हमारे जो कुरैशी साहब हैं, ये मेरे बहुत बुजुर्ग हमारे यहाँ पे सीनियर
साथी भी हैं, इनका कहना कहीं ना कहीं मैं इसलिए गलत काट रहा हूँ कि ये मैंने पिछली डिबेटों में भी कहा, कहीं ना कहीं जब लोगों के मफाद की बात आती है, यहाँ स्टेट की बात आती है, जहाँ पे एट लार्ज इंटरेस्ट आता है, वहां पे हमें पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के बात करनी चाहिए। जहां जिसके एग्जाम्पल आपने आज आगा सईद राहुल्ला ने आपको दी होगी कि उन्होंने विद इन पार्टी रह के लोगों के साथ खड़े चलिए हुए और इस एजुटेशन को लीड कर चलिए, रहे हैं। इस एजुटेशन को निसार साहब, इंडिपेंडेंट मैं इंडिपेंडेंट एमएलए मैं रशीद साहब भी जगदीप जी के ज्वाइन किया पास, गया है। निसार साहब आपको रोकूंगा, जगदीप सिर्फ जी के सिर्फ पास जाने से पहले एक बार फिर मैं कुरैशी साहब से जानना चाहूंगा। कुरैशी साहब, एक शब्द फिर इस्तेमाल किया है, लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पर आपको आरक्षण मिला है। ऐसा है कि ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। देखिए, आप देखिए कि रिजर्वेशन जो हमें मिली है वो एथनिसिटी के बेस पर मिली है। अब ये अगर इन्होंने वो पढ़ा नहीं, जीडी शर्मा कमीशन की रिपोर्ट को नहीं पढ़ा, जो हमारी रिजर्वेशन थी उसको नहीं पढ़ा, अगर उसके पैरामीटर्स को नहीं पढ़ा, जो कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट को नहीं पढ़ा, तो मैं कैसे कह सकता हूँ। ये इसका नाम ही है पहाड़ी एथनिक ग्रुप, और पहाड़ी एथनिक ग्रुप जो है ये विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके मुताबिक है। अगर मैटर सब जुडिस है हाई कोर्ट में, तो आप ये कहना चाहते हो कि आपकी फिर नूरा कुश्ती क्यों? ये मुझे लगता है कि मिली हुई है जमात का आपको कोई काम बड़ा हुआ नहीं, तो आप ये चाहती है कि हमारे डिवाइड करके। देखिए, कहाँ है लिंग्विस्टिक लैंग्वेज? तो हर इंसान बोलता है, चाहे वो किसी को भी रिजर्वेशन होगी, चाहे वो शेड्यूल कास्ट को हो, ओबीसी को हो, किसी को, जबान तो हर एक बोलता है। तो ये बातें कहना इस तरह से मुझे लगता है बेबुनियाद है। अब जब हमें एथनिसिटी पर मिलेगा, वर्ड पहाड़ी एथनिक ग्रुप है, और उसमें पाडरी भी है, उसमें गद्दा ब्राह्मण भी है, और उसमें कोली भी है। तो मैं ये इसको डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको ये डिफेंड कर रहा हूँ कि आपको पॉजिटिव एक्शन जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दे रखा है, उसकी कंपिटेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देख सुन के इसको किया है। मैं आपको रोकूंगा। ये आगा सईद राहुल्ला अपने आवाज से निकले हैं। आगा सईद राहुल्ला मेहंदी सांसद है श्रीनगर लोकसभा सीट से, अभी अभी उन्होंने कूच किया है, ये आवाज पर जाएंगे। तो आपने देखा कि आगा सईद राहुल्ला मेहंदी यहां से रवाना हो चुके हैं और सीएम आवास के बाहर वो प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट का कारण यह है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उस घोषणा पत्र में उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि आरक्षण को लेकर के रिविजिट किया जाएगा, और रिविजिट अभी तक नहीं हुआ है। अलबत्ता सरकार ने ये जरूर किया है कि ये कैबिनेट सब कमेटी बनाई है, कैबिनेट सब कमेटी इस पर फैसला लेगी कि क्या क्या तरमीम जो है जो हो सकती है, क्या क्या अमेंडमेंट हो सकती हैं, जो इस वक्त का स्ट्रक्चर है आरक्षण का, उस आरक्षण को लेकर के किस तरह का बदलाव किया जा सकता है। कैबिनेट सब कमेटी इस पर चर्चा करेगी और अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। उस रिपोर्ट के बाद ही सरकार कोई बड़ा फैसला ले पाएगी। आपने देखा, आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि श्रीनगर से आगा सईद राहुल्ला मेहंदी रवाना हो चुके हैं प्रोटेस्ट करने के लिए। और बड़ी दिलचस्प बात है कि अपनी पार्टी के एक सांसद अपने ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या इसमें कौन सी राजनीति है? इस राजनीति को लेकर के कहीं ना कहीं पूरे राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर आगा सईद राहुल्ला मेहंदी चाहते क्या है, क्या वजूहात है, और क्यों वो इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि सरकार के गठन के तुरंत बाद ही इन्होंने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए थे, और तेवर में स्पष्टता से कहा था कि मैं इसका विरोध करूंगा अगर रिविजिट नहीं किया जाता है। जो मौजूदा स्ट्रक्चर है, जो मैंने आपको पहले भी रूबरू करवाया कि एससी को 8% मिल रहा है, एसटी को 20% मिल रहा है, ओबीसी को 8%, एलएससी और आईबीवी को 4%, आरबीए को 10%, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10%, एक्स सर्विसमैन 6% और डिसेबल्ड दिव्यांगों को 4% आरक्षण मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जी, तो आप देख लीजिए किस तरीके से
एक ही जमात के लोग आपस में लड़ रहे हैं, यानी एमपी चीफ मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहा है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कोई बड़ी सियासत हो रही है। अभी अभी आरोप भी लगाया था एमआर कुरैशी, वो लगातार कह रहे हैं कि ये नूरा कुश्ती हो रही है। नूरा कुश्ती का हवाला दिया है उन्होंने, नूरा कुश्ती की जा रही है। एक सांसद अपने ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उसको नूरा कुश्ती का जवाब दिया गया है। देखा आप तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो आगा सईद रऊला मेहंदी रवाना हुआ है। प्रोटेस्ट करेंगे अपनी सरकार के खिलाफ। अशरफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीनगर से सीधे अशरफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, आई एम ऑडिबल, आप मुझे सुन पा रहे हो? जी आप बोलिए। जी अशरफ, आगा सईद रऊला मेहंदी निकल चुके हैं और अपने ही चीफ मिनिस्टर यानी अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। इसके पीछे क्या सियासत है, क्या राजनीति है इसके पीछे? देखिए, जहां तक हम एमपी आगा सईद रऊला की बात करें, जिससे उसने पहले कहा था कि 22 दिसंबर तक उसने एक डेडलाइन दी थी सरकार को कि जो रिजर्वेशन को लेकर उसने बात की थी, वादे किए थे लोगों से, उस वादों को पूरा करने के लिए उन्हें जो है 22 दिसंबर तक एक डेडलाइन दी थी सरकार को कि इस पे बात की जाए और इस रिजर्वेशन बात की। जैसे उसको लगा कि शायद अभी इस पे बात नहीं हो रही, तो जो है इस चीज का ऐलान किया कि मैं जो है सरकार के खिलाफ अब एहतिजाज करूंगा और उनके साथ एहतिजाज करूं। जो लोग उस एहतिजाज में शामिल होंगे वो मुख्तलिफ जगहों से आके उसी एहतिजाज में शामिल होंगे। सुबह से हमने देखा काफी ज्यादा चहल पहल देखी आगा सईद रऊला के घर के। कुछ देर पहले वो अपने घर से यानी बडगाम से वो निकले हैं श्रीनगर के लिए, और जहां पर वो अपना एहतिजाज दर्ज करेंगे। मगर सुबह से ही हमने देखा काफी ज्यादा इस पे पहल रही कि आगा रऊला अपने ही पार्टी, अपने ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ वो एहतिजाज करे। आखिरकार इसके खिलाफ क्या सियासत हो सकती है? कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जिस तरह से आगा रऊला जब पार्लियामेंट इलेक्शन में उतरे, जिसके लिए उसने वोट मांगे, लोगों से जो वादे किए, उन वादों को पूरा करने के लिए आगा सईद रऊला जो है अपनी, हम ये कह सकते हैं, छाप या अपनी ईमानदारी जिसके लिए वो माने जाते हैं, उसको बरकरार रखने के लिए उसने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। जी क्या अशरफ, आपको लगता है कि ये मैच फिक्स्ड है? देखिए, क्या जी कहीं से तो लग रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस पार्टी के वो विधायक है, उस पार्टी के खिलाफ, वो पार्टी इस वक्त जहां सरकार में है, उसके खिलाफ भी एहतिजाज करना कहीं ना कहीं हम इसको दो रुखी पॉलिसी भी कह सकते हैं, क्योंकि सरकार के अपनी ही पार्टी के खिलाफ एहतिजाज करना, क्या लोग इस बात को समझ पाएंगे? क्या आगा सईद रऊला उन वादों को पूरा करने के लिए कर रहे हैं या कोई इसके पीछे कोई सियासत है? फिलहाल हम देखेंगे। हमने कोशिश की थी उसे बात करने के लिए, मगर रऊला साहब ने नहीं माना। उसने कहा कि मैं श्रीनगर में ही इस बारे में बात करूंगा। कुछ अब पता चलेगा जब वो अपना स्टेटमेंट जारी करेंगे, उससे सवाल पूछेंगे, देखते हैं क्या जवाब देंगे। फिलहाल हम ये कह सकते हैं, जिस तरह से वो बडगाम से निकले, कहीं ना कहीं उस एहतिजाज को, जो उसने कॉल दी थी, उस एहतिजाज में शामिल होने के लिए वो श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके हैं। जी अशरफ, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा, ऐतराज किस पे है? कहीं पहाड़ी ट्राइब्स को जो 10% दिया गया है, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो 10% आरक्षण, उस पर ऐतराज है? किन पर ऐतराज है? रिविजिट क्यों चाहते हैं? हम बात करें, जब कई बार हमसे भी ये सवाल पूछे गए कि जो ओपन मेरिट का मसला है, जैसे हम नौकरियों को देखते हैं काफी ज्यादा, उसमें जो है जो ओपन मेरिट के लोग हैं उनको प्रॉब्लम होती है। जब रिजर्वेशन की बात आई तो आगा सईद रऊला ने इससे पहले भी इस पे बात की थी, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग इसमें नाराज भी हमें दिखे, जो पहाड़ी लोग से वाबस्ता है। उनसे हमने कई बार बात की, उन्होंने कहा कि आज पहाड़ी लोगों के पास इतनी काबिलियत है कि वो हर एक फील्ड में काम कर सकते हैं। जिस तरह से ये कहा गया था कि उनके पास उस तरह की काबिलियत नहीं होती कि वो कहीं पर लेक्चरर जाए या कोई ऐसे बड़े पोस्ट पे वो अपने काम अंजाम दे सके। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पार्टी के साथ अब आगा सईद रऊला, क्योंकि ओपन मेरिट के साथ वो ज्यादातर हम देखते हैं, जो ओपन मेरिट उसके साथ आता है पूरे जिला श्रीनगर की हम बात करते हैं, बडगाम की बात करते हैं, पुलवामा की बात करते हैं, जहाँ की वो रिप्रेजेंटेशन इस वक्त कर रहे हैं, तो वहां से उसको रिप्रेजेंटेशन आई थी कि इस पे आपको बात करनी चाहिए, क्योंकि जो नौकरियों का सबसे बड़ा इशू यहाँ कश्मीर में हम देखते हैं, उसको लेकर सबसे बड़ा मसला ये है कि रिजर्वेशन में ओपन मेरिट के लिए जो है जगह होनी चाहिए। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, पहाड़ी लोग हो या बाकी लोग हो, उनको जिस तरह से हम देखते हैं, उसको
बरकरार रहे। उमर आगा रोहुल्ला ने इस बात को लेकर कहा था कि इस रिजर्वेशन पे नजरसानी होनी चाहिए ताकि जो ओपन मेरिट के साथ लोग रह रहे हैं उनके साथ इंसाफ हो जाए। जी चलिए अशरफ, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बने रहिएगा, हम आपके दोबारा संपर्क में लेंगे आपको। लेकिन कहीं ना कहीं अपना सांसद अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है तो स्वाभाविक सी बात है उंगलियां तो उठेंगे ही। तो कहीं ना कहीं आगा सैद राहुल्ला रवाना हो चुके हैं, चीफ मिनिस्टर आवास के बाद प्रोटेस्ट करेंगे, वहां भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। और कहीं ना कहीं चीफ मिनिस्टर ने भी कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतांत्रिक अधिकार है लोगों का, और एक तो सांसद वो नुमाइंदे हो, जीते हुए लोगों के नुमाइंदे हैं। आगा सैद राहुल्ला। चलिए, जगदीप सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और मनीष साहनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीप जी, आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हो? विनोद जी, आपका आभार, शुक्रिया। दरअसल दो अधिवक्ता कानूनी बहस में उलझे हुए थे, तो मुझे लगा कि बेहतर है पहले वो तमाम कानूनी जो इसके पहलू है इस मामले के उनको विस्तृत ढंग से आपको बता पाए, और उन्होंने बताया भी। मैं यहाँ पर दो बातें कहकर अपनी बात रखना चाहूंगा। सबसे पहली कि देखिए, जब सवाल आरक्षण का है और जिस विषय विशेष पर ये सारी डिबेट आज की हो, जो पॉलिटिकल गतिविधियां जिनका जिक्र आपने किया, वो निर्भर करता है क्योंकि मामला ऑलरेडी सब जुडिशियस है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक ये विचाराधीन है माननीय उच्च न्यायालय में, तो तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। दूसरा, एक बात पर बड़ा जोर रहा कि देखिए सांसद है, अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपने ही मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध में है। तो देखिए, मैं मानता हूं कि ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी। उन्होंने कोई पार्टी छोड़ के विरोध नहीं किया है, उन्होंने अपने लोगों के साथ किए गए वादे है उस सरकार को याद दिलाया जिसका वो हिस्सा है। नूरा कुश्ती है या नहीं है, ये बेहतर लोग आवाम बता पाएगा। लेकिन एक चीज मैं यहाँ कहना चाहता हूँ जिस पर किसी का ध्यान नहीं। दरअसल जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो हमें देखना पड़ेगा उस भारत को जो अभी आजाद नहीं हुआ था, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण को लाया प्रभाव में, वो संविधान के रचयिता बने, उस वक्त की परिस्थितियां क्या थी, पहली बात। दूसरी बात, इस देश की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटिव जो जमात है, एग्जाम जिसको हम देने के बाद बनते हैं, IAS, आपने देखा पिछले दिनों क्या हाल कर दिया। इस सरकार के निठल्ले, निकम्मे और गैर जिम्मेदाराना रवैये के चलते ऐसे लोग आरक्षण लेकर आ गए जिनका उससे कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं था। जी, विकलांग श्रेणी में एक IAS बनता है और वो कहीं कैमरे में डांस करता नजर आता है, कोई समुद्र के किनारे बीच पे टहलता नजर आता है, और बाद में उनसे वो IAS का एग्जाम जो है पास करने के बाद भी IAS चिप वापस ली गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस पूरे मामले में दो चीजें समझनी पड़ेगी। एक, आरक्षण, क्योंकि EWS की जब हम बात करते हैं तो एक वकील साहब ने बोला भी कि देखिए ये पूरे हिंदुस्तान में है 10% का, और ये उन लोगों के लिए है जो आर्थिक रूप से अक्षम है लेकिन ओपन मेरिट पे। अब EWS के पैरामीटर्स क्या है, मैं आपको ऐसी 1000 एग्जांपल्स दे सकता हूं जिन लोगों ने पॉलिटिकल अपने प्रभाव के चलते EWS बनाए और सरकारी नौकरियां ली, लेकिन वो EWS में आते ही नहीं थे। तो एक तो ये बड़ी दिक्कत है। दूसरी, कुछ स्टेट्स ऐसी हैं, आपको याद होगा सॉरी, भाजपा शासित प्रदेशों में आदिवासी के चेहरे पर पेशाब कर देना, किसी दलित को घोड़ी पर नहीं चढ़ने देना, किसी दलित को चश्मा पहनने पर गोली मार देना, किसी दलित की बेटी को नदी से पानी पीने पर जबरदस्त तरीके से उससे मारपीट करना, ऐसी कितनी घटनाएं हम इस देश में देख चुके हैं। रामलीला के दौरान एक कुर्सी पर हम डिबेट को डिरेल तो नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से पीटा गया वो हमने देखा। तो विनोद जी, एक आखिरी बात, ये डिपेंड करता है क्योंकि कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां दलितों के साथ उत्पीड़न जो है आज भी होता है। राजस्थान के कुछ गांव ऐसे हैं जहां मोहल्लों में जाने से पहले दलित अपने जूते हाथ में लेते हैं। मैं आपको वास्तु स्थिति बता रहा हूं इस देश की। राजस्थान में काफी देर तक आपकी भी सरकार रही है, लिहाजा हमें ये नहीं रही होगी, जो सच है मैं वो बता रहा हूं। तो आज ये है कि हमें समझना पड़ेगा कि आरक्षण EWS के तहत जो दिया गया है, क्या वो सही जेन्युइन लोगों तक पहुंचा है। और एक सबसे बड़ी बात, 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये तो फिर जाती होगी ओपन मेरिट के साथ, इसे भी हमें समझना पड़ेगा।
तो लेट इट बी फाइनलाइज थ्रू द कोर्ट। मैं समझता हूँ एक बार फैसला आ जाता है तो उसके बाद चर्चा करेंगे जी। ठीक है मनीष जी, आप इस सारे हाई प्रोफाइल ड्रामा को कैसे देखते हैं? मनीष जी, अपनी सरकार अपने सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि जो जी जी बोलो जी। श्योर, बोलिए, आपको बोलने के लिए तो। अच्छा जी, मैं जो सांसद नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सांसद जो है आज वो ड्रामा खेला जा रहा है, ये बिल्कुल देखिए जनता को गुमराह करने की एक साजिश है। और कुछ नहीं तो मुझे लगता है कि बीजेपी से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जो है वो जनता का ध्यान भटकाने के पैंतरे सीख ली है, और कुछ सीखा नहीं सीखा ये जरूर सीख लिया है कि मुख्य मुद्दों से ध्यान कैसे भटकाया जाता है। देखिए उन्होंने तो वादा ये भी किया था कि जम्मू कश्मीर की जनता को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी, उसके लेकर कोई धरना प्रदर्शन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से नहीं की जा रहा। और अब कौन से चुनाव है जिसके लिए सांसद महोदय जो है वहां पर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं? अरे चुनाव तो हो गए, अब तो लोकसभा के भी हो गए, विधानसभा के भी हो गए, अब तो 5 साल के बाद ये चुनाव आएंगे। बाकी देखिए जहां तक रही आरक्षण की बात, मुझे लगता है कि आरक्षण ना तो बीजेपी को सूट करता है और ना ही कश्मीर के नेताओं को सूट करता है, क्योंकि अगर सूट करता होता तो बीजेपी के नेता भी जो है लोकसभा चुनावों के दौरान 400 सीटें आने, संविधान बदलने, इस तरह के दावे नहीं करते। और यूपी के अंदर क्या हुआ हम सबने देखा है, शिक्षा भर्ती के अंदर किस तरह से आरक्षण होने के बावजूद उसको जो है वो नजरअंदाज कर दिया गया। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, देखिए बिल्कुल सब लोग कह रहे हैं ये नूरा कुश्ती हो रही है, जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश है। और जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, बिल्कुल सबको इंतजार करना चाहिए कि माननीय न्यायालय क्या फैसला देता है, उसका इंतजार तो कीजिए। अगर लड़ना है तो बाकी मुद्दों पर आकर लड़िए, धरना प्रदर्शन कीजिए। जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक है, क्या किसी ने आवाज उठाई? किसी कश्मीर की पार्टी ने या जम्मू की पार्टी आवाज उठा रही है कि जम्मू कश्मीर में हिंदुओं को जो है अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाना चाहिए, यहाँ अल्पसंख्यक आयोग आना चाहिए? नहीं, हर नेता जो है, हर पार्टी अपनी डफली अपना राग बजा रहा, वही राग बजा रहा जिस पर उसकी राजनीतिक रोटियां सिकती हो। चलिए एक छोटे से ब्रेक बाद वापस लौटते हैं, फिर सीधे सरबजीत जी के पास चलते हैं। लौटते हैं वापस, छोटे से ब्रेक करें। उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी मैं मां नहीं बन पा रही थी। फिर हमें आईवीएफ के बारे में पता चला और उसकी मदद से हमें बच्चे की खुशी मिली। इसी तरह आईवीएफ ने लाखों कपल्स के सपनों को सच किया है। 1 साल तक अगर कोई संतान ना होने की समस्या से जूझ रहे हैं तो आज ही डॉक्टर से अपना इनफर्टिलिटी कंसल्टेशन कराएं। इंदिरा आईवीएफ, निसंतानता और टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। फ्रेंड्स और फैमिली के लिए मेरे पास हमेशा टाइम होता है, क्योंकि रिलेशनशिप्स में नो कॉम्प्रोमाइज। बात जब प्योरिटी की हो तो मेरे लिए सिर्फ हमदर्द हनी, क्योंकि क्वालिटी से नो कॉम्प्रोमाइज। इसमें है प्रकृति की शुद्धता और हमदर्द के 100 सालों से भी ज्यादा का भरोसा। हमदर्द है, प्योर है। स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है। और मैं जो अभी हमारे साथ जुड़े लोग हैं उनको बताता चलो कि अपने सांसद यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा साइद रूल्ला प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं अपनी ही सरकार के खिलाफ। सरबजीत जी, आप इसको कैसे देखते हो? इस सारे प्रकरणों को आप कैसे देखते हो? सरबजीत जी। देखिए विनोद जी, आज सुन के बड़ी हैरानगी हो रही है कि जब पार्लियामेंट की इलेक्शन थी तब कांग्रेस और उसके जो घटक दल थे ये कहते थे कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार आ गए तो ये दलितों का आरक्षण खत्म कर देंगे, ये पिछड़े लोगों का दलित खत्म कर देंगे।
और इन्होंने इस किस्म के माहौल पूरे देश में एक इमरजेंसी अराजकता फैलाई कि संविधान को खतरा है। आज देखिए कि हमारे जो केंद्र की सरकार है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता और जो बात कर रहे थे इनसे पूछना चाहता हूं, क्या ब्राह्मण गरीब नहीं हो सकते? क्या राजपूत गरीब नहीं हो सकते? क्या महाजन और बनिया उनमें गरीब गुर्बत नहीं है? अगर इस देश में बराबरी के लिए किसी ने सोचा है, इस देश में सभी जातियों के लिए किसी ने सोचा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार है। और ईडब्ल्यूएस में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ब्राह्मणों के हमने घर देखे हैं जो इतने गरीब हैं कि उनके घर रोटी खाने के लिए नहीं है। अगर उसका बच्चा पढ़ता है, उसको आरक्षण मिलता है, तो इसमें कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है? अगर राजपूत का बच्चा कोई गरीब है, कोई घर गरीब है, अगर उसको 10% आरक्षण केंद्र की सरकार और माननीय प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है, तो इनको क्या, अब इनको पेट में दर्द हो रही है। और यहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, कल परसों से हम सुन रहे हैं, ये सारा क्योंकि इनकी मेलजोल है, ये कांग्रेस के साथ हैं और ये एक अराजकता फैला रहे हैं। यहाँ पर अगर गुजरों को आरक्षण दिया गया, यहाँ पर जाटों को ओबीसी और अति पिछड़े जो गद्दा ब्राह्मण है, बहुत सारी जाति है जिनको आरक्षण मिला, और पहाड़ियों को आरक्षण दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने जम्मू कश्मीर के लोगों की जो पीड़ा है उसको समझा है, और वो है भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार। और ये जो आज असेंबली में मैं समझता हूँ कि उमर अब्दुल्ला का जो मैनिफेस्टो था, पढ़ लीजिए, उसमें भी इन्होंने लिखा हुआ था। और ये इनका मैनिफेस्टो है, क्योंकि जो लोगों के हित की बातें हैं, जैसे मेरे भाई सानी जी कह रहे थे, बड़े अच्छे मुद्दे इन्होंने जो मैनिफेस्टो में लाए थे कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हम 1 लाख रोजगार देंगे, उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ 12 सिलेंडर देंगे, उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। 65,000 जहाँ पर जो नौजवान है, जो यहाँ पर टेम्परेरी हैं, उनको हम पक्का करेंगे, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। ये बात ऐसी अराजकता फैलाना चाहते हैं, कभी शगुफा ले आते हैं कि हमें वो दो, स्टेट्यूट दो, कभी ये इन्हीं के अपने ही जो मेंबर पार्लियामेंट है वो अभी सरकार के खिलाफ धरना दे रहे हैं। और मैं सुन रहा था चीफ मिनिस्टर की जो लैंग्वेज थी, वो कह रहे थे नहीं जी सबको हक है। अरे भाई आप सरकार में हैं, और ये मिली जुली बातें हैं, ये लोगों का ध्यान भटकाने के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि इनसे कुछ नहीं होगा सिवाय लोगों का ध्यान भटकाएं, सिवाय ये और कोई उल्टा सीधा एजेंडा लेके आए, जैसे पार्लियामेंट में आए थे, पार्लियामेंट की इलेक्शन में ये दोबारा लोगों में वो अराजकता पैदा करना चाहते हैं। इसमें कुछ होने वाला नहीं है। और जहां तक पूरे भारत में मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर को जितना फायदा यहाँ की आवाम को भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने दिया है, देखिए हम सोच नहीं सकते। और ये जो ईडब्ल्यूएस है, ये कोई जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान के लिए माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उपकार किया है। और जो हमारे ऐसी जातियां जो हमारे ब्राह्मण थे, राजपूत थे, जहां आरक्षण नहीं था, और उन्हीं के आरक्षण में से ये विनोद जी 10% आरक्षण है जी। चलिए जगदीप जी से जानना था। जगदीप जी, अब सवाल यह है कि आरक्षण में आपकी बड़ी महारत है, उनको रोजगार मिला, कांग्रेस को आरक्षण में बड़ी महारत है, और जम्मू कश्मीर में जो आरक्षण का स्ट्रक्चर है उस पर कांग्रेस को किस जगह पर आपत्ति नजर आती है? आप तो धर्म के आधार पर भी आरक्षण देने की तैयारी में रहते हैं। जी जगदीप जी। विनोद जी, खुद कह रहे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मतलब क्या ये कहना क्या चाह रहा है भाजपा का जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं? मैंने क्या बोला इन्होंने सुना या सुनने की वो क्षमता है नहीं इनमें जी। मैंने कहा ईडब्ल्यूएस में ऐसे केसेस हैं जो असल में आर्थिक रूप से नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने आरक्षण घर में दो लोग सरकारी नौकरी में है, अब राजपूतों के खिलाफ ईडब्ल्यूएस गलत है, यह गलत तरीके से हो रहा है। अब अपने इलाके में देखिए, हमारे इलाके में सुना है कितना बंद कितने लोगों को आरक्षण मिला है। बीच में मत बोलिए, अति गरीब ब्राह्मण है जिनको आरक्षण मिला है, अरे भाई अति गरीब राजपूत है जिनको आरक्षण मिला है। विनोद जी, तो फिर ये क्या? सरजीत जी उनको बोलने दीजिए, बातों को सुना है, उनको बोलने दीजिए। बीच में मत बोले। ठीक है। मैंने क्या बोला, मैं फिर से बता दूं। मैंने ये कहा कि
ईडब्ल्यूएस एक ऐसा आरक्षण है जिसमें तय कौन करता है? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब उसमें ऐसे लोग हैं जो असल में गरीब है, वो ईडब्ल्यूएस में नहीं अगर आता और कोई दूसरा प्रभावशाली आदमी ईडब्ल्यूएस में आता है, तो क्या ये विचार का मुद्दा नहीं है? मैं लेटरल एंट्री की बात करना चाहता हूं, जो ये सरकार लेकर आई, क्या जवाब देंगे? और अभी मैंने कहा आईएएस जैसे एग्जाम में लोगों ने आरक्षण का गलत फायदा उठाया, विकलांग ना होने के बावजूद विकलांगता का सर्टिफिकेट लगाकर कई रईस जादों के बच्चों ने आईएएस क्वालिफाई किया। कोई जवाब है? और मैं एक और बात पूछना चाहता हूँ, बड़ी कहानियां सुना रहे यहाँ बैठ के, मुझे ये बताएं कौन थी ज्योति मिर्धा, कौन था आनंद हेगड़े, कौन था अरुण गोविल, कौन था लल्लन सिंह, जिसने कहा था हम संविधान बदल देंगे? बात करने से पहले थोड़ा सा अपना गिरेबान जो है उसको झिझोड़ कर देख लिया करो। और दूसरी बात, आज जो मुद्दा है, अरे ये संविधान का सारा हमारा कांग्रेस ने ज्यादा डिस्कशन पे जाना, भारत में क्या बरम फैलाया, आप फिर बीच में बोलेंगे तो भाई साहब मैं आपके बारे में आपको बोलने नहीं दूंगा, आपको मैं बोलने नहीं दूंगा। पहली तो बात आधिकारिक तौर पर आपके चेहरा है ये लोगों को कोई पता बात चलना नहीं है, चाहिए। फिर भी आप आरक्षण के खिलाफ कांग्रेस है, आरक्षण के खिलाफ आरक्षण के खिलाफ इसी के घटक दल है। इतने ज्यादा चौधरी मत बनिए आप, माननीय प्रधानमंत्री ब्राह्मणों या राजपूतों के आरक्षण दिया है, बेटर जानता हूं को आरक्षण दिया है, जहां गद्दा जनरल कैटेगरी मैंने पहले कहा, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आप जनरल कैटेगरी इसी तरह पहाड़ी पिछड़ों को आरक्षण दिया है, इसी तरह यहाँ पर बकरवाल और जितनी देर के बोले इनको किसने इंटरप्ट किया, इस्तेमाल करती है कांग्रेस, इस्तेमाल करती है तरीके से हो। चलिए चलिए जगदीप जी बोलिए, आप कंटिन्यू कीजिए। सरबजीत जी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने अपने समय पर बोले। जी जगदीप जी कंटिन्यू कीजिए। मैं सिर्फ 1 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। मैंने फिर से कहा, एक तो ओपन मेरिट का बहुत ही हवाला दे रहे हैं, ये जरा बता दें कि संवैधानिक तौर पर 50% से ज्यादा आरक्षण जो है वो हमारा संविधान उसकी इजाजत नहीं देता, तो क्या ये जाति नहीं? अगर ईडब्ल्यूएस ओपन मेरिट पे आया है, आई एग्री, लेकिन मैंने उसमें सिर्फ इतना कहा कि भाई साहब जो असल में जरूरतमंद है, और ये सच है, कम्युनिटी कोई हो, आरक्षण जो है वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को ध्यान में रखकर होना चाहिए। और मैंने कई प्रदेशों में दलितों की क्या स्थिति है वो भी आपको बताई। बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। जी मनीष जी, आपको क्या लगता है कि आरक्षण पे जम्मू कश्मीर में सियासत तेज हो गई है? मनीष जी, जम्मू कश्मीर का मैं तो कहूंगा जो अभी आप देख रहे थे, ये असली नूरा कुश्ती तो ये थी। देखिए सबसे पहले तो हमें शर्मसार होना चाहिए कि आजादी के 77 साल बीतने के बावजूद भी जो हम लगातार आरक्षण दे आए हैं, उन पिछड़ों का हम आज तक जो है उत्थान नहीं कर पाए। आज भी हम जो है आरक्षण पर निर्भर है। हम ना तो अपना राजनीतिक फायदा तो सोचते हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, मगर उनके उत्थान तक जमीनी स्तर पर आज क्यों नहीं वो ऊपर उठ पाए? क्यों आज भी हमें जो है वो आरक्षण पर निर्भर रहना पड़ रहा है? आप याद कीजिए जम्मू कश्मीर में ठीक बिल्कुल लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी की तरफ से आरक्षण दिया गया था। वो क्या था? वो राजनीतिक पैंतरा नहीं कहेंगे तो और क्या था? 5 साल से आपने जो 5 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया था, धारा 370 हटाई थी। अगर आपको सही मायने के अंदर पिछड़े वर्ग की चिंता थी तो उसी समय जो है आरक्षण को लेकर भी पुनर्गठन अधिनियम में अधिनियम पास करना चाहिए था, मगर नहीं करेंगे। आज भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो ड्रामा खेला जा रहा है एक तरह का, वो भी जो है जनता को गुमराह करने के लिए। कोई भी पार्टी, मैं तो तमाम पार्टियों पर उंगली उठाऊंगा जो अभी तक सत्ता में रही है, सेंटर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी तरह से नाकाम रही है पिछड़े वर्ग का उत्थान करने के लिए, उनको बराबरी का हक देने के लिए। चलिए सरबजीत जी, क्या लगता है आपको कि और बहुत सारे इश्यूज थे जो मैनिफेस्टो में थे उनको नहीं चुना गया और इस मुद्दे को लेकर के लगातार तूल दिया जा रहा है? एक एमपी अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत कर रहा है या बगावती सुर दिखा रहा है, क्या वजह आपको लगती है? क्योंकि ये आरक्षण जो है आपके टेन्योर में दिया गया है, यानी एलजी के टेन्योर में दिया गया है, या जो आपका टेन्योर था 2014 के ऑनवर्ड्स? जी विनोद जी, ये बिल्कुल इनकी मिलीजुली साजिश है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। और ये जो आज लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये जो सरकार सारा कुछ कर, पहले तो ये दिल्ली चली जाती है कि स्टेटहुड चाहिए, और उसके बाद यहाँ पर ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं जिनसे लोगों का ध्यान भटका रहे।
और इन्होंने मैनिफेस्टो में जो चीजें ली हैं उसको सीरियस लेना चाहिए। लोगों को इनके ऊपर बहुत उम्मीद है, लोग चाहते हैं कि ये काम करें और लोगों के हित में, अवाम के हित में काम करें। ये कभी तो ये चाहते हैं कि हमारे मंत्री ज्यादा बने, हमें स्टेटहुड चाहिए। अरे सारी उम्र स्टेटहुड इनके पास रहा, यहाँ पर पूरे कश्मीर को इन्होंने आतंकवाद की जो भट्टी है उसमें झोंका है, आग में झोंका है, हमने देखा है, पूरे देश ने देखा है। आज यहाँ इतने अच्छे हालात साजगार हैं। अरे भाई, आप जो डेली वेजर हैं उनको पक्के के लिए कोई बात करें तो बात सुनते हैं लोग कि ठीक है जी, हमारे हित की बात हो रही है, आप 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री कीजिए यहाँ भी वहां, उसके लिए कोई बात कीजिए। लोगों को जो लुभाने बातें करके इन्होंने पाकिस्तान का नाम जहां पूरा लेके इमोशनली ब्लैकमेल करके लोगों को हम पाकिस्तान से आते ही बात करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और दोबारा आतंकवाद की जो जननी है पाकिस्तान उसके साथ काम करेंगे, ऐसी बातें करके इन्होंने इमोशनली ब्लैकमेल करके कश्मीर की आवाम को वोट लिया है। और सब बातें जो यहाँ के जम्मू कश्मीर के हित ने मैनिफेस्टो में सारी ले ली। अब ये कहते हैं कि ये भाजपा ने कर रहा है। अरे भाई, सरकार में आप हो, भाजपा थोड़ी है। अब तो आप कीजिए ना। जब आपने मैनिफेस्टो आपने दिया था, लोगों को दिखाया था, बड़े लुभाने वादे किए थे, तो आपको भी पता था ये झूठी है। यहाँ पर जो सरकार जो है केंद्र का भी यहाँ जी मनीष जी कुछ कहना चाहते हैं। सरब जी, मनीष जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं जगदीप जी के पास जाऊंगा। जी मनीष जी। देखिए, राज्य के दर्जे को लेकर मैं जरूर बीजेपी के प्रवक्ता को टोकूंगा कि अगर वो राज्य को दर्जे को लेकर जो है कुछ करने के लिए दिल्ली बार बार जा रहे हैं तो हम उनका स्वागत भी करेंगे। देखिए, हर जम्मू कश्मीर का हर बाशिंदा चाहता है, मुझे लगता है कि बीजेपी भी जरूर चाहती होगी कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटाया जाए। अब समय आ चुका है, अब कितना और आप इंतजार कराएंगे? जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, सरकार का गठन किया जा चुका है, सरकार ने प्रस्ताव पास कर दिया है, एलजी साहब की मोहर उस प्रस्ताव के ऊपर लग चुकी है। आपने तो वादा किया था कि शीतकालीन सत्र के अंदर, जैसा कि सुनने के अंदर आया था, और 2024 में ही जो है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा लौटा दिया जाएगा। 2024 भी खत्म होने की कगार पर है, मात्र कुछ गिने चुने दिन जो है शेष है। तो जम्मू कश्मीर के राज्य को दर्जे को लेकर बात मत कीजिए। बिल्कुल हमें तमाम लोगों को, कोई भी पक्ष हो विपक्ष हो, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर की पूरी जनता को राज्य का दर्जा जरूर चाहिए। जगदीप जी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट साहब यही जीत थोड़ी नापना है, इसके साथ और भी मुद्दे हैं, बाकी मुद्दों पे भी बात करें ना, अच्छी बात चलिए यहाँ पर राज्य का दर्जा मिल जाएगा। हम कौन जहां तक आप बात कर रहे हैं डेली वेजर्स का, बिल्कुल डेली वेजर्स को जो है पक्का किया जाना चाहिए। आप लोगों का भी वादा था कि 10 दिन के अंदर जो है डेली वेजर्स को पक्का किया जाएगा। वो बीजेपी के तमाम एमएलए बाहर निकले, सरकार पर दबाव बनाए। जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद वहां पर जाकर धरना दे रहे हैं, बीजेपी के एमएलए भी वहां जाकर धरना दे, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। चलिए वहां चलते हैं और उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस पर, मुख्यमंत्री पर दबाव बनाते हैं कि डेली वेजर्स को पक्का कीजिए। मगर उससे पहले एक बात बहुत सोचने लायक है, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार के पास केंद्र ने अधिकार दिए हैं? ये जो आप आरक्षण की बात को लेकर भी जो है दोनों तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद धरना दे रहे हैं, पहले वो ये सोचे कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पास ये अधिकार है कि वो आरक्षण को कम या ज्यादा कर सकते हैं? ये बेकार का जो है वो ड्रामेबाजी खेली जा रही है, जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है मुद्दों को, असल मुद्दों को लेकर। चलिए, सरकार पूरी तरह से नाकाम है। चलिए जगदीप जी के पास चलते हैं। जगदीप जी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, नुकसान हुआ है आपको? किसका नुकसान हुआ है? जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो कैदियों को रिहा करेंगे, पाकिस्तान से बातचीत करेंगे, उस पर मौन समर्थन ने आपको नुकसान दिया है। अब इस तरह के, आप हिस्सा हैं सरकार का, बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं, इस तरह के धरने प्रदर्शन भी क्या आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं? जगदीप जी। विनोद जी, मैं आपके उत्तर पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले 2-3 बातें स्पष्ट कर दूं। जी। पता नहीं क्यों मेरी आवाज गूंज रही है, शायद आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है, आप चिंता मत कीजिए। ओके, देखिए, सादी साहब भी कैरिड आउट हो गए उस बात पे। खैर, आखिर में उन्होंने समझा कि जब फाइनेंशियली सारे अधिकार और पुलिसिंग जो है वो एलजी के हाथ में थमा दी गई, रिकंस्ट्रक्शन एक्ट की धारा 55 लगाकर, और फिर इनकी धूर्तता देखिए, इनकी मक्कारी देखिए, इनकी बेईमानी देखिए, कैसे तंज कसते हैं पूरी बेशर्मी के साथ। आप कब देंगे सिलेंडर, आप कब करेंगे भर्ती,
अब कब करेंगे लोगों का उत्थान? हाथ आपने काट दिए, पाँव में जंजीरें बांधी और फिर आप कह रहे हैं कि भरतनाट्यम करके दिखा। तो ये पहली तो बात, नहीं, जब ये इलेक्शन लड़े थे उससे पहले स्टेटमेंट, अब बीच में मत बोलना। जब इलेक्शन लड़े थे तब नहीं पता था कि ये झूठी है, तब नहीं पता था कि ये झूठी है। अरे झूठी के आधार पे तो मैनिफेस्टो बनाया था। पिछले 20 मिनट से ये बोले जा रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। अब ये उछलना बंद करें, इनकी आदत हो गई है हर आदमी को बीच में तब इन्होंने किंतु परंतु लिखना था कि भाई अगर स्टेट उठाएगा तब तो बोल लेने थे। चलिए चलिए तमाशा बना के रख दिया, जब बात करेंगे बीच में बोलना शुरू कर देंगे। नहीं मैंने आपको इंटरप्ट किया? बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं आप, आपको सब पता है। तो जवाब दीजिए मुझे जरा इस बात का। जिस अडानी लाला को आपने सारा कुछ बेच दिया, विनोद जी, मैं आपको आरक्षण की बात बताता हूँ, उसकी असली हकीकत बताता हूँ। ये उठ के भाग जाएंगे डिबेट से। आरक्षण के नाम पर पहले इन्होंने रेल बेची, फिर तेल बेचा, फिर सड़कें बेची, फिर एयरपोर्ट, सी पोर्ट सब बेचा। अब मैं आपको बताता हूं, हमारे एयरपोर्ट्स पे जो अडानी लाला को बेचे गए, पहले आरक्षण के आधार पर भर्तियां होती थी। जब वहां पर नौकरियां निकलती थी, चाहे वो ऑटोनमस बॉडी थी, सेमी गवर्नमेंट था, या जिस भी तरह का इदारा था, वहां पर आरक्षण के तहत भर्तियां होती थी। जब से अडानी लाला को वो थमाया गया, तमाम बड़े एयरपोर्ट, क्या उस लेवल पर भर्ती हुई? क्या वो आरक्षण को खत्म करने की इनकी बदनीति नहीं है? लेटरल एंट्री क्या है जिसको लेकर ये आना चाहते थे, जो औंधे मुंह गिरा पार्लियामेंट में? मालूम भी है इनको लेटरल एंट्री? चलिए जगदीप जी जानते हैं तो बताएं। जगदीप जी आप अपनी मर्जी से बना देंगे। प्राइवेटाइजेशन और फिर आप डिबेट में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था, उन्होंने क्या लाया था, आपको पता ही नहीं है कुछ। लेटरल एंट्री बुद्धिजीवियों के लिए थी, प्राइवेटाइजेशन सबसे ज्यादा चमचों के लिए नहीं थी, और सबसे ज्यादा जोर दिया गया वो मनमोहन सिंह जी ने काल में हुआ और उन्होंने स्टार्ट करवाया। लेटरल एंट्री में जिनको थे, कौन थे वो लोग जिनकी रिकमेंडेशन भेजी सरकार ने? लिस्ट निकाल कर बताओ। विनोद जी, दूसरी बात जो आपका सवाल है मैं उस पर आता हूं। देखिए, मैं एक बात व्यक्तिगत तौर पर कहना चाहता हूं, इस देश का संविधान सबको ये आजादी देता है। अगर कश्मीर से हजारों नौजवानों को देश की अलग अलग जेलों में भेज दिया गया, तो उनका ये संवैधानिक हक बनता है कि उनको लीगल हेल्प मिले। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक नुकसान हमारी पार्टी को हुआ है। कुछ रीजन हुए होंगे, वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जरूर उन पर बड़ी गहनता से विचार विमर्श करके रविंद्र शर्मा की अगुवाई में वो सबमिट की है, और उसके बाद पार्टी क्या डिसीजन लेती है वो देखने के काबिल होगा। जी विनोद जी। मनीष जी, एक हकीम नासिर की गजल मुझे याद आती है, वादा उतना ही करो जितना निभा सकते हो, ख्वाब पूरा ना हो वो ना दिखाना मुझको। जनता को ख्वाब दिखाए हैं इन्होंने, और जब इनको ये पता भी था कि यूटी है, और सारा यूटी से पहले भी जब पॉपुलर गवर्नमेंट उमर अब्दुल्ला की होती थी, तब भी फाइनेंस का इंतजाम केंद्र सरकार ही करती थी। फिर आप सिलेंडर के वादे करते हैं, फ्री बिजली के वादे करते हैं, और आरोप लगाते हैं कि पैसा तो दिल्ली से आना है। देखिए, इलेक्शन के दौरान नहीं, अभी भी जनता को गुमराह किया जा रहा है, अभी भी जो है वो ध्यान भटकाने की साजिशें की जा रही हैं। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं, सबको मालूम था यूटी है। आज भी अगर ये यूटी को नहीं मानना चाहते तो हमारी मांग है कि तमाम लोग इस्तीफा दे। यहाँ पर जो है, जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलता, छोड़ दे सरकार, मुख्यमंत्री जो है वो छोड़ दे, अपने पद से इस्तीफा दे दे। ये तो उनको पहले से मालूम था। अब बार बार आप जम्मू को छोड़कर जो है दिल्ली की तरफ कूच करोगे तो जम्मू कश्मीर का ध्यान कौन रखेगा? आप मुख्यमंत्री हैं, आप जम्मू कश्मीर में बैठिए, जम्मू कश्मीर के मुद्दों पर ध्यान दीजिए। देखिए, इस समय केंद्र सरकार को भी सोचना होगा, उनका भी ये वादा था, दोनों तरफ से जो है एक जैसी खींचातानी चल रही है। केंद्र सरकार का भी वादा था कि बहुत जल्द इलेक्शन होने दीजिए, चुनाव होने दीजिए, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा। तो जनता पूछना चाहती है आखिर कब देंगे? ये तो कहते हैं तिथि नहीं बताएंगे, राज्य का दर्जा लौटाएंगे। अरे तिथि भी तो बताइए आप कब लौटाएंगे। और अभी बीजेपी के प्रवक्ता के बड़ा अच्छा लगा इनके मुंह से सुन के कि निजीकरण जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने शुरू किया था। चलिए, कम से कम कभी इनके मुंह से नेहरू और मनमोहन सिंह जी की तारीफ तो निकली। देखिए, निजीकरण जो हर जगह किया जा रहा है, रेलवे का, एयरपोर्ट का, बहुत अच्छा मुद्दा है। ये भी आरक्षण नीति को खत्म करने की तरफ एक कदम है, जिस पर जो है रोक लगनी चाहिए। इससे भी आरक्षण नीति बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है, बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हो रही है। देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो हमारी तो मांग यही है, सबसे पहले सरकार को, विपक्ष को, तमाम पार्टियों को एकजुटता के साथ, मैं बीजेपी के तमाम सांसदों से भी और
विधायकों से भी अपील करूंगा कि एक साथ जुटता के साथ केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर, एनडीए सरकार पर दबाव बनाया जाए कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा पहले लौटाए, उसके बाद आपस में लड़ झगड़ लेंगे, मगर पहले जम्मू कश्मीर को उसका हक तो दिलाइए। जी बिल्कुल सरबजीत जी, आपकी पार्टी बार बार कहती है कि माकूल समय पे राज्य का दर्जा दिया जाएगा, ये माकूल को डिफाइन करेंगे, ये कब आएगा एप्रोप्रिएट टाइम? देखिए विनोद जी, आपको भी मालूम है कि जम्मू कश्मीर बिल्कुल एक आग के गोले के ऊपर बैठा हुआ है। इधर पाकिस्तान है, इधर चाइना है, आए दिन यहाँ हालात खराब होते हैं। पूरे हिंदुस्तान का जो ध्यान है वो जम्मू कश्मीर में रहता है और जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का दिल है। इसको संभालना, जितनी भी जंगें हुई, आपको मालूम है 71, 65, सारा जो है जम्मू कश्मीर ही केंद्रित रहा है। और पिछले 10-12 साल पहले के आप हालात देखिए कि यहाँ कैसे आए दिन वारदातें होती थी, आए दिन यहाँ पर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पे पत्थर, और कश्मीर में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो तिरंगा लहरा सके। आज वहाँ एक अच्छा माहौल बना है। आज वहाँ के लोगों में बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने तिरंगा उठाया। आप भी मानते हो इस बात को? आज 50,000 लोग 26 जनवरी को देखना एक एक जगह तिरंगा उठाएंगे। इतना जम्मू में आज देशभक्ति का जोश नहीं है जितना कश्मीर के मुस्लिम समुदाय में है। तो ये सब जो केंद्र की सरकार की जो नीतियां हैं उसी के कारण हुआ है। तो जम्मू कश्मीर एक बहुत अहम राज्य है और यहाँ हम सिक्योरिटी ऐसे ढीले नहीं छोड़ सकते जैसे पहले इन्होंने गंद डाला था पूरे जम्मू कश्मीर को। आतंकवाद की जो भट्टी है जो उसमें झोंका था और कितने नौजवानों की यहाँ हत्याएं हुई, चाहे वो मिलिटेंट बने चाहे वो इनोसेंट थे, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान। आप देखिए कितने ज्यादा हत्याएं यहाँ हो रही है और अभी भी ये आपकी बौद्धिकता का स्तर है, इतना ही पढ़े लिखे हैं आप, ये तरीका बात करने का। लेकिन लोगों के जो मन में देशभक्ति का जो एक अंदर हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को सीरियस लेते हैं, इसको इतना नाम सीरियस नहीं लेते जैसे कांग्रेस उठ के कोई भी बयान दे देती है। चलिए मनीष जी, 1 मिनट में, आधे मिनट में आप कंक्लूड कीजिए। आधे मिनट में मनीष जी, डिबेट में बैठे हो कि मनीष जी आधे मिनट में आपने सवाल पूछा था कि राज्य का दर्जा कब लौटाएंगे। जी बिल्कुल। चलिए मनीष जी, समय नहीं है, समय इजाजत नहीं दे रहा है। मनीष जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सरबजीत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जगदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।